हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार जितना दुरुपयोग करना चाहे सीबीआई का कर ले, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों, हाल के दिनों में जिस तरह से सीबीआई और ईडी हमारे देश के विपक्ष के नेताओं के घरों पर रेड कर रही है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार करने, ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगा रही है, और बदले में अपोजिशन में जितने भी लीडर्स हैं वो बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि वो सीबीआई, ईडी, एनआईए और देश की नेशनल एजेंसीज का सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। बीजेपी इन नेशनल एजेंसीज का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को डराना धमकाना चाहती है, उनकी पार्टीज को पूरी तरह से तोड़ना चाहती है, और अपोजिशन में जितने भी स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं उन्हें बीजेपी में ज्वाइन कराना चाहती है। अगर खुलकर बोले तो बीजेपी अपने अपोनेंट्स को पूरी तरह से साफ कर देना चाहती है। अब ये बात कहां तक सही है और कहां तक गलत है, आज के इस वीडियो में हम डाटा और फैक्ट्स के आधार पर इसे समझने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में मैं आप लोगों को इस टॉपिक पर अपना भी ओपिनियन बताऊंगा। तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, हमारे देश में पुलिस और नेशनल एजेंसीज इन दोनों की हालत बिल्कुल एक जैसी है। ये पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में रहती है। सरकार इनसे जैसा भी काम करवाना चाहे ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है। हमारे देश के सभी स्टेट्स की पुलिस उनके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, सिवाय यूनियन टेरिटरीज को छोड़कर। वहां की पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, जैसे कि दिल्ली, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। और जितनी भी नेशनल एजेंसीज है वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारे देश की नेशनल एजेंसीज पर कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, आप इस चीज को हमारे बॉलीवुड की मूवीज में बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड स्कैम 1992 वेब सीरीज को देख सकते हैं, जो कि हर्षद मेहता की रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। इस वेब सीरीज के एक पार्ट में दिखाया गया है कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल एजेंसीज का इस्तेमाल करके हर्षद मेहता को टॉर्चर करती है, ताकि वो सरकार की पोल पट्टी न खुल दे। दोस्तों, ये एग्जाम्पल देने के पीछे मेरा मोटिव सिर्फ इतना था कि आप लोग ये समझ सके कि किस तरह से हमारे देश की सरकारें सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारी कानून व्यवस्था और हमारी देश की नेशनल एजेंसीज का किस तरह से मिसयूज करती है। और इसमें कोई सी भी सरकार बहुत दूध की धुली नहीं है, सब बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। मैं वीडियो में आगे आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, साल 2004 से 2014 के बीच में, यानी कि कांग्रेस सरकार के अंडर में ईडी की तरफ से पूरे देश भर में टोटल 112 छापेमारी की गई थी। और 2014 से 2022 के बीच में, यानी कि बीजेपी के कार्यकाल के दौरान ईडी की तरफ से टोटल 3010 छापेमारी की गई है, जो कांग्रेस के कार्यकाल से 27 गुना ज्यादा है। और इस दौरान जो ईडी का कन्विक्शन रेट है वो सिर्फ 0.5% है, यानी कि सिर्फ 23 लोगों को छापेमारी के दौरान क्रिमिनल ठहराया गया। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि साल 2004 से 2014 के बीच में ईडी की तरफ से जो 112 छापेमारी की गई थी, उसमें टोटल 5346 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। और 2014 से 2022 के बीच में, यानी कि बीजेपी के कार्यकाल के दौरान ईडी की तरफ से जो 3010 छापेमारी की गई थी, उसमें लगभग 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। अब बात कर लेते हैं कि इन नेशनल एजेंसीज के टारगेट पर कौन रहता है। तो अकॉर्डिंग टू एनडीटीवी, साल 2014 के बाद से ईडी की तरफ से जो टोटल 3010 छापेमारी की गई थी, जिनमें से 609 पॉलिटिकल पर्सनालिटीज यानी कि नेताओं को टारगेट किया गया, जिनमें से सिर्फ 39 नेता बीजेपी से थे और बाकी के सभी नेता बाकी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से थे। इस डाटा को देखने के बाद आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश की नेशनल एजेंसीज किन नेताओं को टारगेट करती है और किसके कहने पर करती है। मैं आप लोगों को विपक्ष के उन नेताओं की लिस्ट दिखाता हूं जिन्हें ईडी और सीबीआई की तरफ से सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी डाटा दिखाया है उससे आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि बीजेपी पार्टी किस तरह से सिर्फ अपने फायदे के लिए सीबीआई, ईडी और नेशनल एजेंसीज का इस्तेमाल करती है और विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने का काम करती है। अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ बीजेपी का प्रोस्पेक्टिव दिखाया है, अब मैं आप लोगों को कांग्रेस पार्टी का प्रोस्पेक्टिव दिखाऊंगा, ताकि आप लोग ये समझ सके कि जब उनकी सरकार सत्ता में थी तब उन लोगों ने किस तरह से सीबीआई और नेशनल एजेंसीज का मिसयूज किया था। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनके कार्यकाल के दौरान वर्ष 2002 में गुजरात में धार्मिक दंगे हुए थे। ये बात तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन आप लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि उस टाइम पर नरेंद्र मोदी को झूठे आरोप में फंसाने के लिए उस टाइम की केंद्र की कांग्रेस सरकार ने कितने सारे प्रयास किए थे। मोदी को फंसाने के लिए झूठे आरोप लगाए गए, झूठी एसआईटी की रिपोर्ट बनाई गई
और झूठे बयान दर्ज कराए गए। और जब इन सबसे भी बात नहीं बनी तो इस केस को सीबीआई के हाथों में सौंप दिया गया। और इस केस की छानबीन कर रहे थे आर.के. राघवन, जो उस टाइम पर सीबीआई के डायरेक्टर थे। उन्होंने अपनी किताब में बताया कि किस तरह से उस टाइम की कांग्रेस सरकार उनके ऊपर ये दबाव बना रही थी कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठे सबूत बनाए। जब आर.के. राघवन ने इस केस की छानबीन की तो उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला और उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठे सबूत बनाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद उस टाइम की कांग्रेस सरकार को उनके ऊपर बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में आर.के. राघवन का फोन टैप करवाना शुरू कर दिया और उनके ऊपर ये दबाव बनाया गया कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेक सबूत तैयार करें। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया और अभी हाल ही में 24 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को इस केस से पूरी तरह से क्लीन चिट दे दिया और ये भी कहा कि उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए थे वो सब झूठे थे। अब दोस्तों, मैंने आप लोगों के सामने दोनों ही पार्टियों का कच्चा चिट्ठा रख दिया है ताकि आप लोगों को एक डिसीजन तक पहुंचने में आसानी हो सके कि किस पार्टी ने हमारी कानून व्यवस्था और हमारे नेशनल एजेंसीज का ज्यादा मिसयूज किया है। अब इस पूरे सिनेरियो को लेकर मेरा ओपिनियन ये है कि सीबीआई और ईडी के अधिकारी जो विपक्ष के नेताओं के घरों पर छानबीन करते हैं, रेड करते हैं, वो ना तो पूरी तरह से सही है और ना ही पूरी तरह से गलत है। अगर आपके पास सही जानकारी है, पक्के सबूत है कि उस नेता ने कुछ फ्रॉड किया है, उसके पास ब्लैक मनी है, तब आप उसके घर जाकर रेड कीजिए, छानबीन कीजिए, इसमें किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ विपक्ष के नेता ही फ्रॉड करते हैं। बीजेपी में भी ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने पहले बहुत से फ्रॉड किए हुए हैं और कई ऐसे भी नेता हैं जो पहले किसी और पार्टी में थे और तब उनके ऊपर भ्रष्टाचार, लूट, बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर आरोप दर्ज थे और तब उन्हें सीबीआई बहुत परेशान करती थी। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया, उनके पीछे जो सीबीआई लगी थी वो हट गई। उनके ऊपर जितने भी गंभीर आरोप दर्ज थे उन्हें हटा लिया गया, जो कि पूरी तरह से गलत है। एग्जाम्पल के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, जो उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी में थे और तब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप दर्ज थे और इस केस की छानबीन सीबीआई कर रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया, उन्हें सीबीआई से राहत मिल गई। उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप दर्ज थे उसे हटा लिया गया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिल गई। बीजेपी पार्टी में इसी तरह से बहुत से लीडर्स हैं। अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे तो आपको इतनी लंबी लिस्ट मिलेगी। मेरा एक और ओपिनियन ये है कि हमें एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए कि जो भी सरकार नई नई सत्ता में आएगी वो अपने से पिछली सरकार के घोटालों और भ्रष्टाचार के बारे में जांच करेगी, भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों की भी जांच करेगी। इससे आप लोगों की दुश्मनी भी पूरी हो जाएगी और उस पार्टी की इमेज भी खराब हो जाएगी और शायद थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार भी कम हो जाए। दोस्तों, आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।